गाजा में हमास लगातार कांड पे कांड किए जा रहा है। उधर लेबनान में एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने एक इंडिकेशन दिया है कि वो लड़ाई शुरू कर सकता है। 26 नवंबर के पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि लगातार वहां पर इजराइल मार रहा है, वहां के सिटीजन्स को मार रहा है। तीसरी बात, ईरान अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को तेज कर रहा है और एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पूरी की पूरी अनवेल की है, जो मैंने अपने एक्स हैंडल पे डाली है आप लोगों के लिए, और वेबसाइट पर भी है। और आप टेलीग्राम के चैनल को अगर आपने ज्वाइन किया हमारे, और अगर नहीं किया तो उसको करिए, क्योंकि उससे आप हमारी वेबसाइट पे भी पहुंच सकते हैं और बहुत सारे उसमें और भी फीचर्स हैं टेलीग्राम में जो कि मैं लाने जा रहा हूं। अभी देखिए जो पूरी खबरें हैं उसमें नेतन्याहू और ट्रंप, इनके बीच के रिश्ते भी सामने आए हैं। यह बात भी सामने आई है कि एक होस्टेज डील हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को ट्रंप का खौफ है। लेकिन ट्रंप का खौफ उसको ज्यादा है कि अपने राइट विंग जो उसके पार्टनर्स हैं, खासतौर पे स्मोथरिच, क्योंकि बेन गिवर से तो उसका थोड़ा झगड़ा हो गया है, तो उस इशू को मद्देनजर रखते हुए क्या वाकई नेतन्याहू कोई होस्टेज डील कर सकता है, लड़ाई को उस समय के लिए रोक सकता है कि नहीं। अच्छा, और एक बड़ी घटना हुई है, वो है सीरिया की। अब सीरिया में इतने दिनों से क्या है ना कि पूरी जो रेजिस्टेंस वहां नया बिल्डअप हो रहा है, पहली बार उसके बारे में एक समुचित पिक्चर सामने आया। अभी तक हमने आपको आईडीएफ के सोर्सेज से बताया, अभी तक हमने आपको कुछ न्यूज आउटलेट्स हैं उनका हवाला दे के बताया। जो प्रो रेजिस्टेंस चैनल्स हैं जैसे क्रेडल, या उस तरह के जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे क्रेडल और बाकी, वो उनको जो है डायरेक्ट एक्सेस उस तरह से सीरिया में नहीं है। लेकिन आज एक ऐसी चीज मिली है जिससे सीरिया में पिछले कुछ दिनों में क्या घटनाएं हुई हैं, सीरियन रेजिस्टेंस और एचटीएस की जो सरकार है उसके बीच क्या चल रहा है, पूरा सीरिया का क्या माहौल है, उसको लेके चौंका देने वाली खबरें आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने जो वीडियो जारी किया था और इसके पहले, जिसमें हमने बिल्कुल खास जो परिस्थिति बेत हनून और नॉर्थ गाजा में जो हमास ने एक के बाद एक कांड किए हैं, उसके बाद जो पैदा हो गई है वो स्थिति जारी है। और उसी से आज की पहली खबर शुरू होती है कि देखिए एक इजराइल का एक खास तरीके, एक जो एहसान धक्का, ये 401st जो इजराइल की अपनी एक ब्रिगेड है, वो उसने नॉर्थ गाजा से विड्रॉ कर ली। नहाल किफिर इस तरह की ब्रिगेड पे तो बहुत सारे लोग मारे गए हैं, अभी वो झेल रहे हैं। 401 वो ब्रिगेड है जिसके 10 ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं, और इसी का वो जो कर्नल एहसान दक्सा जिसको सरे आम हमास ने कुछ महीनों पहले गाजा में गोली मार दी थी, एहसान दक्सा, उसकी ब्रिगेड 402nd गाजा से वापस ले ली गई है और भी ब्रिगेड वापस लिए जा रही है। एक चीज मैं भूल जाऊंगा, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पहली बार बता रहे हैं। उसके बाद देखिए जो नेजरीम एक्सेस पे लगातार हमास ने और हमले किए। उसके बाद जो बेत हनून का जो एक क्या कहें उसको, एक गोस्ट है, जो बेत हनून का साया है या बेत हनून का भूत, ये इतना ज्यादा खौफ इजरायलियों में पैदा कर रहा है कि बहुत और जगह भी, वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ने में हिचक रही हैं। अब ये देखिए साउथ ऑफ हीब्रन, दूरा सिटी साउथ ऑफ हीब्रन वेस्ट बैंक में है। यहां पर इजरायली सोल्जर्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अल नजला एरिया जो है वो नहीं, सॉरी, ये दूरा सिटी साउथ ऑफ हेब्रन, यहां पर आईडीएफ सोल्जर्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो वहां पर झिझक गए, पीछे हट गए। और उसी के पैरेलल जो एक आईडीएफ ने जबलिया में, जो कि बेत हनून और बेत लहिया के पास ही, और जबलिया में भी घटना हुई थी, 8 इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे। तो जबलिया में फिर से जो अल नजला एरिया, वहां पर एक आईडीएफ ने फिर से शेलिंग शुरू की, लेकिन वो शेलिंग भी रोकनी पड़ी। और ये दोनों घटनाएं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे हुई। और उसमें वेस्ट बैंक में जो हिब्रॉन में जो कुछ आईडीएफ के जो सैनिक हैं वो लड़ नहीं पाए, वो पहले गाजा में रह चुके थे और नॉर्थ गाजा से ही गए। ये देखिए कनेक्शन है। उसके बाद जो तुलकरेम बटालियन का जो पूरा एक जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त झड़प हुई। क्या हुआ कि तुलकरेम में
एक व्हीकल से, एक कार से रेजिस्टेंस फाइटर्स जा रहे थे, उनको एम्बुश किया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने। अब इन लड़ाकों ने समझा कि ये इजराइल की फोर्स ने एम्बुश किया, तो दोनों तरफ से तड़ातड़ गोलियां चली। और आप सोचिए कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने एम्बुश किया था, सरप्राइज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास था, लेकिन जैसे ही पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को पता चला कि ये इजरायली नहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग हैं, उनको सरेंडर करने को कहा। उसमें से 2 लोग सरेंडर किए और बाकी लोगों को मार के वहां से भगाया है, मार के लिटरली भगाया है कि तुम जो हो केवल लात खाने के काबिल हो। क्योंकि देखिए असलियत जो आई है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बारे में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने ये क्लेम किया और पैसा लेने के लिए अमेरिका इजराइल से कि हमने 247 रेजिस्टेंस फाइटर्स को गिरफ्तार कर लिया है पिछले करीब 36 दिनों में, और हमने इतने सारे लोग। अच्छा, उसकी जो सच्चाई है वो ये है कि 247 लोगों को उसने नहीं गिरफ्तार किया, 5 रेजिस्टेंस फाइटर्स जो कि इंजर्ड है, जो कि इंजर हो गए थे, उनको केवल गिरफ्तार किया। 247 में 5 फाइटर्स हैं। यही देखिए जो इजराइल कहता है कि हमने 20,000 हमास को मार लिया, तो मतलब मार दिया, तो हार्डली वो जब 300 या 400 मारते हैं तो 20,000 बोलते हैं। इसी तरह से देखिए 247 और कहाँ 5, बाकी सब लोग सिविलियंस हैं, क्योंकि सिविलियंस को ही मार रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, अपने ही लोगों को। इसके बाद फिलिस्तीनी सोसाइटी एक नहीं रहेगी। बार बार रेजिस्टेंस कह रहा है कि फिलिस्तीनी सोसाइटी एक नहीं रह सकती है, क्योंकि अब पूरी जो परिस्थिति आ गई है उसमें जो फिलिस्तीनी सोसाइटी का वो हिस्सा जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ है, वो भी धीरे धीरे वैसे ही दुश्मन बनता चला जा रहा है जैसे इजराइल है। और ये देखिए, ये हमेशा मैं बार बार कहता हूं, एंटी कॉलोनियल वॉर्स में ये होता है। एक बड़ा हिस्सा कोलैबोरेशनिस्ट होता है, जो खुद का होता है, देश का ही होता है, वो कोलैबोरेशनिस्ट होता है और उसको भी मारना पड़ता है। 1857 में जितनी अंग्रेजों की किलिंग हुई और लगभग उतनी ही भारतीय कोलैबोरेटर्स को भी मारा गया, बड़े बड़े राजाओं को हराया गया और उनको धूल चटाई गई, थूक के चटाया गया। ये देखिए, ये बहुत जरूरी होता है, और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस अब इस रास्ते पे बढ़ निकला है। उसके बाद देखिए जो लॉस एंजलिस का जो फायर है, बाप रे बाप, मतलब हॉलीवुड तक तो खैर पहुंचा, जल गया, अभी तक बंद नहीं हो रहा है। आज ब्रेंटवुड जैसे इलाके में वो आग पहुंच गई, पूरा हॉलीवुड इस समय जल रहा है। कोई उसका, आप ये सोच लीजिए कि कम से कम 21 बड़ी सेलिब्रिटीज उनके घर जल गए हैं, उसमें से 80 से 90% वो प्रो इजरायली है। और ऐसी खबरें आई हैं, ऐसे वीडियोज आए हैं कि ये केवल प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक जो पहलू है वो तो है ही, और उसमें भी बड़ी चौंका देने वाली चीज आई। मैं अभी बताऊंगा आंकड़े जो आए हैं कि कितना पैसा उनके फायर डिपार्टमेंट से काटा गया कैलिफोर्निया स्टेट ने, और कितना उसने इजराइल को दिया। अगर वो पैसा इजराइल को नहीं देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो फायर ब्रिगेड है उसके पास संसाधनों की कमी हो गई, और ये इसलिए हुई क्योंकि वो पैसा इजराइल चला गया। तो ये जो देखिए बारीक बातें हैं, ये जो बारीक चीजें हैं, ये चीज कौन बताएगा या इसको कौन पकड़ेगा? और उसको लेके जो वहां पर एक कुछ वीडियो सामने आए हैं, उसमें ये भी आया है कि ये आग कुछ लोग लगा भी रहे हैं, और जो प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं, मतलब इस तरह का कोई अभी तक प्रमाण नहीं आया, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट है, वो हो सकता है प्रो पैलेस्टीनियन हो सकता है ना हो सकता है एंटी अमेरिकन हो, जैसे ल्यूजी मैंजियानो ने वहां पर यूनाइटेड हेल्थ केयर के चीफ को मार दिया। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है जिसमें जो अमेरिका के अंदर एक विद्रोही तबका पैदा हुआ है, उसने भी हो सकता आग लगाई, और अमेरिका का जो अंदर जो विद्रोही तबका है वो अमेरिका की पॉलिसी से विद्रोह कर रहा है। वो गाजा में, भाई सही, अगर आप अमेरिका के विद्रोही हैं तो आप गाजा से सिंपथाइज करेंगे ना, वो तो बट नेचुरल है। इंडिया में भी अगर आप एक नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाली ताकत हैं तो आप गाजा से तो सिंपथाइज करेंगे। वो तो अमेरिका में ही, लेकिन मौका है कि अमेरिका में इतना ज़्यादा एलिनेशन है, जो ट्रंप के चुनाव में और ज़्यादा इतना पोलराइजेशन है, और वहाँ पर एक वायलेंस का पहलू उभर रहा है, और जो कि लॉन्ग टर्म उसके लिए गलत नहीं है, क्योंकि रशिया ने भी कहा है सिविल वॉर की स्थिति ट्रंप जैसी जीता वैसे ही बन गई थी, और वो हमको देखने को मिल रहा है कि क्योंकि ट्रंप का पूरा अप्रोच, ये जो फायर्स हुए हैं, एक तरह से अंदर ही अंदर उसके सपोर्टर्स को खुशी हुई है कि जो लिबरल एलीट था, जो कि गाजा नरसंहार का समर्थन कर रहा था, इजराइल का समर्थन कर रहा था, उसको नुकसान हुआ, और उसको लेके जो और सारी बातें हैं वो तो हैं ही। फिर देखिए जो मतलब अब तो फॉर्मली अमेरिका के लॉस एंजलिस के जो अखबार हैं
उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है, गाजा से कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये देखिए वो आंकड़ा आ गया। अब आप इसको ध्यान से सुनिए, 17.6 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है, तो 1 करोड़, तो आप सोचिए 17 यानी 7 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ जो मतलब आप सोचिए कि 10 मिलियन, नहीं 7 करोड़ नहीं, 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ मिलियन डॉलर्स, इसका बजट जो है वो काटा गया लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज से। और 610 मिलियन यानी 60 करोड़ डॉलर से ज्यादा ये इजराइल को भेजा कैलिफोर्निया स्टेट ने गाजा के खिलाफ लड़ाई के लिए। अब आप देख लो, 17.6 मिलियन का बजट कट हुआ, जहां 610 मिलियन भेजा। इनके पास पैसा था, इन्होंने नहीं उस पर खर्च किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपनी कैपेबिलिटीज को सुधारने में। आज ये हालत है कि उनका अमीर से अमीर आदमी तरस रहा है, रो रहा है, कुत्तों की तरह रो रहा है। उसके बाद देखिए जो कुछ और अमेरिकन कंपनीज हैं जो जैसे वंडरफुल है, जो वाटर रिसोर्सेज कंट्रोल करती है। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, एक जूइश फैमिली इसको कंट्रोल करती है। और अचानक एक खबर आई है कि जो कैलिफोर्निया का 60 to 70 जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो एक कंपनी, एक जूइश कंपनी जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों जूइश हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और उनकी भी एक बड़ी कुछ भूमिका संदिग्ध इसमें रही। उसके बाद देखिए जो पूरा एक और बात आ रही है कि एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हुआ है उसकी जो वजह अगर है इन फायर्स के पीछे, तो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है सबसे ज्यादा इजराइल ने किया, क्योंकि आपने गाजा में 80,000 टन बम गिरा दिए हैं और उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हुआ है वो उसका क्या। अमेरिका ने जिस तरीके से वहां पर लगातार पूरी दुनिया में उसने कभी यहां बम गिराए, कभी वहां बम गिराए, उससे जो एनवायरनमेंट को धक्का लगा। जितने प्लेन्स जो आपके ट्रेडिशनल फ्यूल पे चलते हैं उनकी उड़ानें 4 गुना ज्यादा बढ़ गई इस गाजा वॉर की वजह से। उसकी वजह से पूरा उस जो इलाका है मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक, वो उससे प्रभावित हुआ, वहां का प्रदूषण प्रभावित हुआ। तो देखिए प्रदूषण अगर हो रहा है और मानवता खतरे में है तो किसकी वजह से, ये बिल्कुल साफ हो गया है। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो रोल है वो और ज़्यादा तुलकरेम में वो घुसने की कोशिश कर रहा है, वहाँ भी उसको मार के भगाया गया। फिर देखिए जो मलाला यूसुफजाई हैं, पाकिस्तान की सिविल, अब जानते हैं नोबेल पीस प्राइज उन्होंने जीता, उन्होंने इजराइल को कंडेम किया, कहा इजराइल हैज़ डिस्ट्रॉयड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इन गाजा और 90% स्कूल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जिनकी भरपाई कौन करेगा ये अभी बिल्कुल साफ नहीं है। उसके बाद देखिए पेरिस में पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आंदोलन हुआ, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और कुछ घंटे पुलिस से झड़प भी हुई। इंग्लैंड में भी यही हुआ है, कुछ घंटे पुलिस से झड़प हुई है और वहाँ पर पुलिस बहुत ही ब्रूटल तरीके से बिहेव कर रही है, इंग्लैंड में खासतौर पे। उसके बाद देखिए जेनिन में जाबा, अब यहाँ पर देखिए एक हमला किया, यहाँ पर वही बात जो अल फंदूक में हुआ था। देखिए जगह जगह पैलेस्टीनियन मतलब जो लड़के हैं उनके हाथ में चाहे देसी हथियार आ रहे हो, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ देसी कट्टा होता है, उनके यहाँ भी वो भी अपना एक हैंडमेड एक चीज़ बनाते हैं जो पिस्टल की तरह होती है, हैंडमेड बॉम्ब्स भी बनाते हैं, वो उससे मार रहे हैं। आज जाबा में एक बड़ी घटना हुई, अभी इसका डिटेल नहीं आया कि पूरे एक बस जिसमें इजरायली सेटलर्स थे उस पर बम चलाए गए, उस पर गोली चलाई गई, उस पर पत्थर चलाए गए और वो वहाँ से लेके भागी। और IDF की मौजूदगी में ये सब हुआ। एक टुकड़ी थी, छोटी टुकड़ी थी 11 सोल्जर्स की, लेकिन 11 IDF सोल्जर्स पहले भारी पड़ते थे 500 फिलिस्तीनियों पे, आज एकदम उलट हो गया है। आज 11 जो IDF सोल्जर्स हैं वो अगर 22 भी छोड़ दीजिए, 10 फिलिस्तीनियों को देख लें और उनके हाथ में पत्थर है तो उनकी हिम्मत नहीं होती आगे आने की, ये सच्चाई है। इसीलिए वो हमेशा 50 और 100 की संख्या में ये मतलब 100 की संख्या में जाते हैं। इसी तरीके से एक घटना देखिए, एक अल राकीज गांव है मसाफर यात्रा हिब्रॉन में, वहाँ भी यही हुआ। वहाँ पर भी जो सेटलर्स ने अटैक किया, वहाँ भी IDF के लोग कम पड़ गए तो ये पीछे हट गए। देख लीजिए कायरता साफ पूरी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद देखिए जो शुजैया में जो अल हवाशी मॉस्क है बगदाद स्ट्रीट पे, उसके पास भी कुछ बॉम्बिंग इजरायलियों ने की हवा से, और जिसका जवाब वहाँ से फिलिस्तीनी फाइटर्स ने हवाई फायर करके दिया
और उसके बाद वो जो प्लेन था वो बिना कोई नुकसान के पीछे हट गया। उसके बाद देखिए जो प्रिजनर्स की हालत है, आप तो जानते हैं इजराइल जो कुछ उनके साथ कर सकता है वो कर रहा है। उनको जिंदा गाड़ने की धमकी दे रहा है, उनको एक को जला दिया उन्होंने गर्म पानी से, किसी मतलब एकदम मध्ययुगीन जो बर्बरता है, जिसको लोग कहते हैं, मार्क्सिस्ट ने भी कहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म है वो इसेंशियली दुनिया को बर्बरता की तरफ ले जाएगा अगर क्रांति नहीं हुई। तो वैसी स्थिति पूरी देखने में आ रही है और इजराइल इस तरीके से खुलेआम दुनिया के सामने इस तरीके से जुल्म कर रहा है। उसके बाद देखिए जो जो हॉलीवुड फायर्स हैं उसका और एस्टिमेट्स आ रहे हैं, $150 बिलियन का नुकसान हुआ है, कोई कह रहा है $300 बिलियन का नुकसान हुआ है। अभी ये सब चल रहा है। उसके बाद देखिए जो स्मोत्रिच और नेतन्याहू में जो मीटिंग हुई आज, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होस्टेज डील से जुड़ी है, जो कतार में बातचीत चल रही है उससे जुड़ी हुई है। अब वहां पर देखिए एक नया प्लान प्रपोज हुआ है जिसमें अब बार बार देखिए वो 60 डे प्लान, 45 डेज प्लान, वो जुलाई 2 का जो बाइडेन का प्लान था जुलाई 2, 2024, वो हमास ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बार बार नेतन्याहू उसमें अड़ंगा लगा देता कुछ ना कुछ। अब इस बार भी इतना फिर से एक बात हो गई है कि भाई इतने दिन का सीज फायर होगा, इसमें इतने लोग छूटेंगे, इजरायली फोर्सेस विड्रॉ करेंगी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेत्जरीम कॉरिडोर से अभी पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करेंगी, लेकिन गाजा के बॉर्डर तक चली जाएंगी। और एक बार प्रिजनर्स एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर बातचीत होगी। और प्रिजनर्स एक्सचेंज पूरा नहीं, एक हिस्से का, क्योंकि देखिए क्या है, कुछ इजराइल कुछ खास अपने होस्टेजेस को मांग रहा था जो हमास के पास हैं। हमास कह रहा था कि नहीं, तुम भी हमारे होस्टेजेस को छोड़ो जो कि महत्वपूर्ण है। उस पर क्योंकि वो नेतन्याहू ने एक अड़ंगा लगाया था, तो हमास ने उसको उस अड़ंगे को भी दूर कर दिया बड़ी चतुराई से, और उसमें यह चीज ऐड कर दी कि हम 2 तुम्हारे ऐसे लोगों को छोड़ेंगे तो हमारे एक को छोड़ो, जो कि बहुत ही हाई मतलब जैसे मरवान बरगूती वगैरह। तो उसमें उसने जो है जो 11 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रहे हैं और जिनके बाहर आने से एक तरह से एक अपराइजिंग हो सकती है फिलिस्तीन, खासतौर पे वेस्ट बैंक में, तो उनको भी ऐसे मजबूर किया है हमास ने कि उनको इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि इसमें फिर वही है कि देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो वो उसका कोई भरोसा नहीं है कि हम लिप तक चाय आते आते क्या उसमें गड़बड़ हो जाए। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि जो इस मीटिंग में जो स्मोत्रिच और नेतन्याहू की, इसमें जो ट्रंप का डर, अब ट्रंप के डर के बारे में नेतन्याहू ने यह कहा कि ट्रंप को अभी अनॉय हम नहीं कर सकते। उसने कहा है कि भाई इनॉग्रेशन के पहले होस्टेज डील हो जानी चाहिए, और उसने अभी हमास पे निशाना साधा है, लेकिन अंदर खाते वो एक्चुअली इजराइल, मैं यही आपसे बता रहा था, मैं आपसे यही बता रहा था कि अंदर खाते वो इजराइल पे ही निशाना साध रहा है। और उसने जो कहा कि हेल विल ब्रेक लूज, इससे डरा नेतन्याहू, हमास तो बिल्कुल नहीं डरा। हमास ने कहा हम तो हेल में रह ही रहे हैं और हम दूसरों के लिए भी नर्क पैदा कर रहे हैं, हम नर्क में रह रहे हैं और हम नर्क दे रहे हैं, जो तुम दोगे हम उसको तुम्हें वापस देंगे। और ये जब बात हमास ने कह दी, उसके बाद नेतन्याहू का देखिए ये पूरी जो मीटिंग स्मोत्रिच से अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, जो कि वो भी राइट विंगर है, सीक्रेट मीटिंग हुई है, वो लीक हो गई, जिसमें साफ लिखा है, और आज इजरायली अखबारों ने इसको छापा, हिब्रू अखबारों ने, कि नेतन्याहू ने स्मोत्रिच को यही समझाया कि देखो ट्रंप को अनॉय नहीं कर सकते हैं, वो अगर बिदक गया तो उसके बाद वो बाइडेन नहीं है, वो उस तरह का नहीं है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल एक पका हुआ जैसे ओबामा था या हिलरी क्लिंटन थी, जो अपने को डेमोक्रेटिक भी दिखाती थी लेकिन एक्चुअली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या डीप स्टेट की थी। अब डीप स्टेट की बातें सोचिए, एक समय हम लोग कहा करते थे, हम लोग को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जाता था, आज खुद ट्रंप कह रहा है डीप स्टेट की बात, डीप स्टेट बार बार कह रहा है। और आपको एक और मजेदार बात बताएं, एलॉन मस्क, जो वो भी एक ड्रामा, मतलब उसका भी एक ड्रामा है कि वो प्रो इजराइल है, उसने भी एक कुछ स्पीच दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और वहाँ पर गाजा में बच्चों को नफरत सिखाई जाती है, ये सब। तो एक एक्स के यूज़र ने ही उसको एक पूरी एक ट्यूटोरियल दे दिया कि इजराइल ने क्या क्या जुल्म किए हैं, किस तरीके से उसने पूरा नष्ट किया है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे मिसयूज़ किया है, अमेरिकन शिप्स पे हमला किया है जैसे यूएसएस लिबर्टी 1967 में। वो सारी बातें उसने कही तो मस्क चुप हो गए अपने ही प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे एक बकायदा, और उसको जो मस्क को जवाब दे रहा था उसको मस्क बंद भी कर सकता था, सस्पेंड कर सकता था, लेकिन नहीं किया।
अब आप सोचिए, इसलिए मैं एक बात और मेरी कंफर्म हुई, जो कि मैं कहता था कि ये फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है, ये अभी कंफ्यूज है, ये कन्विंस नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी नेतन्याहू से कैसे कन्विंस हो सकता है, कोई भी समझदार आदमी उसको जब ट्रंप कन्विंस नहीं है, ट्रंप अपना गुलाटी मार रहा है और गुलाटी मार मार के नेतन्याहू को भी घुमा रहा है, तो ये जो मस्क है ये तो उससे ज़्यादा यंग है, और ये तो अभी इसको तो मतलब ट्रंप की तरह खिलाड़ी नहीं है, फिर भी इसको चीज़ें समझ में आ रही ना बेसिक। तो वो देखिए महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें जो हम लोग जो एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हो सकता है कि भाई होस्टेज डील हो जाए, कुछ दिन के लिए लड़ाई रुक जाए, लेकिन जो भी है, एक हमास इस समय अपर हैंड है, तो जीत हमास की मानी जाएगी, वही जैसे लेबनान में हुआ। उसके बाद देखिए इस्तांबुल में आज ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, जहाँ पर और लोग कह रहे हैं कि जो इस्तांबुल में प्रदर्शन हुआ है, ये वो वाला प्रदर्शन नहीं है कि जो अर्दोगन की मर्जी से होते रहें, ये कुछ अलग तरह का है, क्योंकि कुछ कन्फ्रंटेशन भी टर्किश पुलिस के साथ हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। उसके बाद देखिए नॉर्थ ऑफ बेथलेहेम यानी वेस्ट बैंक में आयडा कैंप, वहाँ पर भी ज़बरदस्त वहाँ पर एक झड़प हुई फिलिस्तीनी जनता और सेटलर्स में। उसके बाद देखिए अब ये मैं कह रहा हूँ कि हिजबुल्लाह ने जो एक यूरोन सेटलमेंट वेस्टर्न गलीली में, जिसमें बहुत बार आपने कई बार यहाँ पर मुझसे भी सुना होगा, कई बार हिजबुल्लाह ने मारा है, आज फिर वहाँ सायरन बजे। अब वहाँ पर सायरन बजने का क्या मतलब है? हिजबुल्लाह खेल भी रहा है इजराइल के साथ, बीच बीच में मारता है फिर चुप हो जाता है, या ऐसा दिखाता है कि हम मारने वाले चुप हो जाते हैं, और 26 नवंबर की उसने तलवार लटका दी इजराइल के ऊपर। उसके बाद देखिए जो कई इजरायली जर्नलिस्ट ने कहा कि हम लोग ने तो बहुत पहले कहा था कि होस्टेज डील कर लो, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत इजरायली मारे जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। उसके बाद देखिए जबलिया में जो परसों जो एक मरकबा टैंक उड़ाया गया था, उसका एक वीडियो आया है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस आराम से अब फिलिस्तीनी लड़ाके हमास मार रहे हैं, उस तरह की सिचुएशन नहीं है जो पहले थी, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने पड़े थे। सीधे सीधे वो स्पॉट कर रहे हैं और मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इजरायलीज़ का मोराल बिल्कुल डाउन है। नहाल ब्रिगेड तो मैंने बताया ही कि मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो कभी भी विड्रॉ की जा सकती है। और उसके बाद देखिए हम इस पे आते हैं कि जो सीरिया पे, अब ये देखिए, अब सीरिया पे देखिए जो पूरी बात है, बहुत ही खतरनाक बात है ये। मतलब इसमें आप ये सोच लीजिए कि सीरिया में इतने ऑपरेशन हुए हैं जिसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता था। अभी देखिए करीब समझ लीजिए ये सब 1 जनवरी के बाद से हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन 1 जनवरी के बाद से। 1 जनवरी के बाद सीरियन रेजिस्टेंस ने जो तहरीर अल शाम है उसकी फोर्सेस को मर्जे नेबरहुड है एलेप्पो में, वहाँ पर उस पर हमला किया और सीधे वहाँ पर उसको मारा। उसके बाद देखिए जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो पूरे एलेप्पो और इडलिब रीजन के बाहरी इलाकों में फैल गई। उसके बाद देखिए जो 2 HTS के लोग थे जो उसमें, जिसका एक अब्दुल रही, मतलब 2 वहाबी टाइप, इन लोगों ने एक और श्राइन जो है मोहम्मद अल अजामी की सलामिया हमा में, जो शिया श्राइन है या शायद अलावाइट श्राइन है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और ये मैंने आपको बताया कि कुछ आईसिस के लोगों ने कल एक खबर जो HTS ने खुद जारी की थी, अब समझ में आ रहा है कि वो शायद HTS के ही लोग थे, और ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए कि हम आईसिस के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये खबर जारी कर दी। क्योंकि असल में तो ये है ना, सीरिया में रेजिस्टेंस हो रहा है, मारे जा रहे हैं। अब ये देखिए ये जो पूरी घटना अल कुसैर में हुई, और कुसैर में 2013 में जो लड़ाई हुई थी वो डिसाइसिव लड़ाई थी, उसकी वजह से असाद ने हरा दिया था सीरियन ऑपोजिशन को, HTS वगैरह को, और कासिम सुलेमानी ने उस लड़ाई को प्रिसाइड किया था। अब कुसैर जो है ये लेबनीज सीरियन बॉर्डर पे अल कुसैर, और यहाँ पर 5 HTS के लोगों को सीरियन रेजिस्टेंस ने एलिमिनेट किया है। और ये घटना 2 या 3 जनवरी की एकदम हाल की ताज़ा घटना, और इसमें एक योगेर था। अब आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो सीरिया में सेना बन रही है उसमें तुम योगेर डाल रहे हो ताजिकिस्तान, अब तुम भारत में सेना बनाओगे, उसमें तुम अफगानिस्तान के लोगों को डाल दोगे, उसमें तुम बाहर के लोगों को डाल दोगे, नेपाल के लोगों को डाल दोगे, श्रीलंका के लोगों को डाल दोगे। अरे ये भाई, ये भारतीय सेना है ना, उसी तरह से सीरियन सेना बनेगी। तुम पूरे दुनिया भर के फाइटर्स को लेके इंटरनेशनल फोर्स बना रहे हो। और देखो, एक तुमने जो बड़ा एक मिलिट्री लीडर नियुक्त किया था जो कि यूगर जो
जो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के जो मुस्लिम्स हैं वो जो यहाँ लड़ने आए, तो तजाकिस्तान जाने कहाँ कहाँ से बहुत लोग आए, तो अभी भी सब हैं वहाँ, तो उनमें से निपटा दिया। उसमें से युगेर एक लीडर को कायदे से यहाँ पर निपटा दिया गया है, और एक सीरियन रेजिस्टेंस है, उसके एक लीडर का भी नाम आ गया है, मेजर AMD। बस मेजर AMD ने बहुत सारे बयान इशू किए हैं, और माइनॉरिटीज़ को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो अल जुलानी को कह रहे हैं कि ये अपराधी है, अल जुलानी गैंग्स को हम लोग तलफिता दमस्कस में हमने 8 लोगों को मारा। तलफिता के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के लास्ट में वहाँ पर हमला किया था रेजिस्टेंस ने, सीरियन रेजिस्टेंस ने, और वहाँ पर उसने HTS फोर्सेस को मारा था, फिर सैयदना प्रिजन में घुस गए। अभी ये दोबारा तलफिता में घुस के इन्होंने मारा है। उसके बाद देखिए जो रशिया ने एक नए अपना एक ट्रांसपोर्ट ड्रोन, जो बहुत सारा सामान ले जा सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट ड्रोन अभी तक दुनिया में कहीं नहीं इस तरह का, जिसमें 250 किलोग्राम 600 किलोमीटर डिस्टेंस तक ले जा सकता है ऐसा ड्रोन। बताइए 250 किलोग्राम, मतलब अगर इसमें आप 250 किलोग्राम का हथियार भी लगा दें तो वो भी ले जाएगा वो। तो ये जो देखिए बातें हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और अमेरिका इजराइल नेटो में, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी हर तरफ आगे बढ़ रही है। ईरान ने भी बहुत ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस की है, मैंने आपको बताया है किस तरह के हथियार उसके पास आ गए हैं, और एक मिसाइल सिटी उसने अनवेल की है, और उसके बाद उसने कुछ ऐसे वेपन्स उसने दिखाए हैं जो एक साथ 8 से 10 मिसाइल अगर उस पर छोड़ो तो वो इंटरसेप्ट कर लेंगे। 8 से 10 मिसाइल्स अगर आप छोड़िए तो वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये देखिए आज की बड़ी बड़ी खबरें हम आपके बीच लाए। आप में से किसी हमारे श्रोता ने, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं करीब 2:53 या 3 बजे एक वीडियो जारी करूं, और दिन में 2 वीडियो जारी करूं। मैं कोशिश करूंगा, और टॉपिक जो है वो इंडिया का भी हो सकता है या इंटरनेशनल भी हो सकता है, या आप बताइए, और उस हिसाब से मैं और थोड़ा सा रेगुलर इसमें 2 या 3 वीडियो इशू करूँगा। थैंक यू सो मच।